Hello to all the students and welcome to Supporting Learners. This is the part 27 of chapter 8 of class 11 biology, that is cell, the unit of life. And the topic for today's video is cilia and flagella. So start करते हैं इस वीडियो को और बात करते हैं cilia और flagella के बारे में. Now both cilia and flagella, they are hair-like outgrowths of the cell membrane. So यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हो, this is a picture of paramecium. Paramecium is a unicellular aquatic organism, slipper shape का होता है ये. और यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरा सरफेस जो है इस पैरामीशियम का वो कवर्ड है विद दीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड सीलिया, राइट. एंड ये डायग्राम है मेमेलियन स्पर्म सेल का. यहाँ पर आप देख सकते हो दैट देयर इज अ सिंगल फ्लैजुलम प्रेजेंट ओवर हियर. So both cilia and flagella, they are hair-like structures and they are the outgrowths of the cell membrane. Meaning that, for example, if this is a cell membrane, right, and this is the outside of the cell and this is the inside of the cell, so basically cilia, they grow towards the outside. So they are the outgrowths or the extensions of the cell membrane. Okay. So they are microscopic filamentous protoplasmic processes. Microscopic means you cannot see them with the naked eye. You have to see a microscope to see them. Okay, they are filamentous means they are thread-like. Right? Now both cilia and flagella, they are involved in cell motility. Yes, इनका common function है कि ये एक cell को एक जगह से दूसरी जगह में move करवाने में help करते हैं. So basically cilia and flagella are involved in cell motility. And cilia and flagella, they arise from basal body. So if this is a cell membrane, तो cell membrane के near एक structure located होता है which is called the basal body. ठीक है, और इस basal body से ही basically cilia और flagella जो है वो arise होते हैं. Right, so cilia and flagella, they arise from a structure called basal body. Basal body के बारे में हम next video में बात करेंगे. अब देखो cilia और flagella ये दो अलग अलग terms हैं. They are both different terms. इनके बीच में कुछ similarities हैं जो हमने यहाँ पर discuss करी, but इनके बीच में कुछ differences भी हैं. और कुछ differences आपको इन दोनों pictures में भी दिख रहे हैं. That cilia they are basically shorter in length. cilia की length short है और flagella की length जो है वो longer है. ठीक है, so cilia are shorter in size whereas flagella longer or larger in size. cilia are present in numerous number. cilia का number numerous thousands में होता है cilia का number usually. Whereas flagella की अगर हम बात करें तो sperm cell में यहाँ पर आपको एक ही flagellum दिख रहा है. डिफरेंट सेल्स में फ्लैजेला का नंबर डिफरेंट होता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है फ्लैजेला का नंबर, बट यूजुअली द नंबर ऑफ फ्लैजेला इज लेस देन द नंबर ऑफ सीलिया. राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीलिया के बारे में डिटेल में. सीलिया जो है वो शॉर्ट हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जैसे हमने पिछले डायग्राम में देखा. अब हम तीन एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है सीलिया की लोकेशन, उनके फंक्शंस को अंडरस्टैंड करने वाले हैं. सो फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर पैरामीशियम का. देखो पैरामीशियम जो है ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. यूनिसेलुलर मतलब ये पूरा ऑर्गेनिज्म, ये एक सिंगल सेल है, ये एक सिंगल सेल है. ठीक है, तो यहाँ पर इसकी पूरी बॉडी देखो कवर्ड है सीलिया से. अब ये सीलिया का काम क्या है, क्या फंक्शन है सीलिया का यहाँ पर. सीलिया जो है बेसिकली वो हेल्प करता है पैरामीशियम को मूव करने में वाटर में. यस, पैरामीशियम इज एन एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, पानी में रहता है ये. और ये जो मूवमेंट होती है इस पैरामीशियम की वाटर में, दैट इज बिकॉज ऑफ द बीटिंग ऑफ सीलिया. तो ये सीलिया जो है ये एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में बीट करते हैं, तो ये पैरामीशियम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर पाता है. और क्योंकि ये पानी में रहता है तो ये खाना भी, अपना फूड पार्टिकल्स जो है वो भी पानी से ही लेता है अंदर. सो बेसिकली यहाँ पर एक ओरल ग्रूव होती है पैरामीशियम में, ये भी सीलिएटेड होती है. और जो फूड पार्टिकल्स हैं वाटर से इस सीलिया की मूवमेंट के थ्रू ये फूड पार्टिकल्स जो है
इस पैरामीशियम की बॉडी में एंटर करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे दो फंक्शंस हैं सीलिया के पैरामीशियम में, फर्स्ट इज लोकोमोशन एंड द अदर वन इज फीडिंग, दैट इज द इंजेक्शन ऑफ फूड, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ऑफ मैमल्स। तो मैमल्स के अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो सेल्स होते हैं उनमें भी सीलिया होते हैं। इसको हम इस डायग्राम से समझते हैं। देखो यहाँ पर आपको ह्यूमन बीइंग्स का रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट शो किया हुआ है और ये विंड पाइप है। तो यहाँ पे विंड पाइप के जो सेल्स हैं जो विंड पाइप को लाइन कर रहे हैं, जो विंड पाइप की लाइनिंग में जो सेल्स प्रेजेंट है वो यहाँ पे आपको दिखाए हुए हैं, एंड दीज आर सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, यहाँ पर इन एपिथेलियल सेल्स के पास होते हैं सीलिया, राइट। सो सीलिएटेड एपिथेलियम के अलावा यहाँ पर गॉबलेट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। गॉबलेट सेल्स आर द सेल्स विच सेक्रीट म्यूकस। म्यूकस एक स्टिकी सब्सटेंस होता है आपकी बॉडी में। सो ये म्यूकस यहाँ पर आपको ये दिखाया हुआ है, म्यूकस, स्टिकी सब्सटेंस म्यूकस। तो होता क्या है कि जब आप ब्रीथ करते हो तो एयर आपके नोज के थ्रू, हमारे नोज के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर होती है। तो उस एयर के साथ साथ बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, ये भी एयर के साथ साथ जो है एंटर कर जाते हैं। But we do not want these bacteria and these viruses, dust particles to enter our lungs, क्योंकि ये ब्रीदिंग में हैम्पर करेंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि यहाँ पर जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो सेल्स होते हैं वो सीलिएटेड होते हैं पहली बात तो, और ये जो म्यूकस है, ठीक है, म्यूकस में ही सारा आपका बैक्टीरिया, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह प्रेजेंट है। सो ये इस म्यूकस को मूव करवाते हैं, बेसिकली स्वीप करवाते हैं इस म्यूकस को टुवर्ड्स द अपर साइड, टुवर्ड्स द फेरिंग्स। ठीक है, तो ये सीलिया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बीट करते हैं ताकि ये जो म्यूकस है जिसमें डस्ट पार्टिकल्स, बैक्टीरिया, वायरसेस हैं, वो मूव कर जाए टुवर्ड्स द फेरिंग्स। वो लंग्स में एंटर ना हो, वो ऊपर मूव कर जाए टुवर्ड्स द फेरिंग्स, ताकि हम ये जो म्यूकस है इसको स्पिट आउट कर दे और ये म्यूकस हमारे लंग्स में जो है वो एंटर ना हो। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है सेल्स लाइनिंग द फैलोपियन ट्यूब दैट मूव्स द ओवम टुवर्ड्स द यूट्रस। नाउ फैलोपियन ट्यूब इज अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर आप देख सकते हो दिस द ओवरी वेयर द एग्स आर प्रोड्यूस्ड। ओवरी में एग्स जो हैं वो मूव करते हैं फिर टुवर्ड्स द फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब से दे हैव टू मूव टुवर्ड्स द यूट्रस। तो फैलोपियन ट्यूब की जो लाइनिंग है वहाँ पर जो सेल्स हैं उनके पास सीलिया होते हैं, एंड these cilia basically help in the movement of this ovum from the fallopian tube towards the uterus, right? इसके अलावा लार्वे ऑफ प्लैटीहेल्मिन्स, रिबन वर्म्स, एंडलीड्स, मोलस्का, एकाइनोडर्म्स, इनमें भी सीलिया होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ लोकोमोशन। तो सीलिया के लोकोमोशन के अलावा भी फंक्शंस हैं जो हमने यहाँ पर डिफरेंट एग्जाम्पल्स से समझ लिए। Now we will discuss about the movement and beating of cilia. तो cilia move कैसे करते हैं, कि beating कैसे होती है। So cilia are small structure which work like oars, causing the movement of either the cell or the surrounding fluid. अब ये जो cilia है ये या तो पूरे के पूरे सेल को मूव कर सकते हैं या फिर उसके जो सराउंडिंग फ्लूइड है, सेल को जो फ्लूइड सराउंड कर रहा है उसको मूव कर सकते हैं। ये चीज़ हमने यहाँ पर इस एग्जाम्पल में देख ली कि यहाँ पर देखो पैरामीशियम के केस में सीलिया पूरे के पूरे पैरामीशियम को, ये पूरा का पूरा पैरामीशियम एक सेल है तो पूरे इंटायर सेल को जो है सीलिया मूव करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरे सेल की मूवमेंट करवा सकते हैं यहाँ पर। बट इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि ये जो सेल्स हैं जिनमें सीलिया प्रेजेंट है वो सेल नहीं मूव कर रहा, ये सीलिया जो है ये मूवमेंट करवा रहे हैं म्यूकस की मूवमेंट। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर सीलिया म्यूकस की मूवमेंट करवा रहे हैं एंड नॉट द मूवमेंट ऑफ द सेल। सो यहाँ पर ये लाइन समझ में हमें आ गई है कि सीलिया जो है दे कैन ईदर कॉज द मूवमेंट ऑफ द इंटायर सेल और इट्स सराउंडिंग फ्लूइड। अब क्वेश्चन आता है कि सीलिया मूव कैसे करते हैं। सीलिया की मूवमेंट होती है रोविंग मूवमेंट।
रोविंग मूवमेंट क्या होती है, देखो अगर आपने कभी बोट चलाई हो अपनी ज़िंदगी में तो आपको पता होगा कि बोट चलाने के लिए आपको ये ओर्स दिए जाते हैं, इन्हें रोवर्स भी बोलते हैं, हिंदी में इन्हें चप्पू कहते हैं। ठीक है, तो ये मूव कैसे करती है ये बोट, बेसिकली आपको ये ओर्स या ये रोवर्स जो हैं ये चलाने होते हैं, चप्पू चलाना होता है ताकि वाटर जो है उसको आप पीछे पुश कर सको, और वाटर को आप पीछे पीछे पुश करोगे तो आपकी बोट जो है वो आगे मूव हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से बोट चलती है। तो सीलिया भी जो है उसकी भी मूवमेंट कुछ ऐसी ही होती है। सीलिया जो है बेसिकली इन ओर्स की तरह है, इन ओर्स की तरह है, तो मूवमेंट जो है वो रोविंग मूवमेंट कहलाई जाती है। सीलिया का यहाँ पर बेसिकली एनालॉजी या सिमिलैरिटी हमने किससे बताई है, ओर्स से बताई है। सीलिया दे वर्क लाइक ओर्स एंड दे हैव अ रोविंग मूवमेंट। ठीक है, सो बेसिकली सीलिया दे मूव बैक एंड फोर्थ, ऐसे बैक एंड फोर्थ मूव करते हैं लाइक रोअर्स इन अ बोट, राइट। सो ये मूवमेंट कुछ इस तरीके से होती है, इसको देखो, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट है, बैक एंड फोर्थ मूवमेंट है, राइट। नाउ ये मूवमेंट कुछ स्विमिंग से भी सिमिलैरिटी रखती है, जैसे हम स्विमिंग करते हैं, जिन बच्चों ने स्विमिंग करी है कभी अपनी लाइफ में तो उन्हें पता होगा कि स्विमिंग करने के लिए अपने हैंड्स को जो है इस डायरेक्शन में पहले मूव करना होता है ताकि आप पानी को पीछे पुश करो और खुद आगे मूव कर जाओ। ठीक है, और फिर जब आप इस डायरेक्शन में अपने हाथ को मूव करते हो तो वाटर पीछे पुश हो जाता है और आप आगे की तरफ पुश हो जाते हो, और फिर अपने हैंड्स को जो है वापस उस पोजीशन पर आप लेकर आते हो ताकि आप नेक्स्ट स्ट्रोक जो है वो लगा सको। सो स्विमिंग में बेसिकली स्ट्रोक्स आपको लगाने होते हैं। तो सीलिया की मूवमेंट में भी इसी तरीके के दो स्ट्रोक्स होते हैं। पहला स्ट्रोक होता है इफेक्टिव या फॉरवर्ड स्ट्रोक, इसे हम पावर स्ट्रोक भी कहते हैं, और दूसरा स्ट्रोक होता है रिकवरी या बैकवर्ड स्ट्रोक। अब नाउ हाउ दिस वर्क्स, यहाँ पर आपको एक सीलियम की मूवमेंट दिखा रखी है, एक सीलियम कैसे मूव करता है। सो ये मान लो कि ये ओरिजिनल पोजीशन है सीलियम की, ठीक है। तो अब जब ये मूव करेगा तो अभी यहाँ है, फिर नेक्स्ट मोमेंट यहाँ होगा, फिर नेक्स्ट मोमेंट ये यहाँ होगा, फिर नेक्स्ट मोमेंट ये यहाँ होगा, फिर ये नेक्स्ट मोमेंट यहाँ होगा। तो ये सीलियम की जो मूवमेंट है ये इस डायरेक्शन में हो रही है। इस डायरेक्शन में जब इसकी मूवमेंट होगी तो ये वाटर को बैकवर्ड प्रोपेल करेगा। ठीक है, वाटर का प्रोपल्शन किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, वाटर को पुश कर देगा पीछे की तरफ, और जो ऑर्गेनिज्म है वो मूव कर जाएगा आगे की तरफ। ठीक है, तो ये इसे कहते हैं फॉरवर्ड स्ट्रोक। क्यों? क्योंकि इस स्ट्रोक से जो ऑर्गेनिज्म है वो आगे की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, और फिर होता है रिकवरी स्ट्रोक। तो अभी ये इस पोजीशन पर आया यहाँ पर, अब इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आना है, तो इस डायरेक्शन में मूव करके, इस डायरेक्शन में मूव करके ये ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। इसे हम कहते हैं रिकवरी स्ट्रोक, क्योंकि अब ये अपनी सीलियम जो है ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ रहा है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द बैकवर्ड स्ट्रोक, राइट, बिकॉज इसमें क्या हो रहा है, जो सीलियम है दैट इज कमिंग बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन सो दैट इट कैन बी रेडी फॉर द नेक्स्ट स्ट्रोक, राइट। So this is how back and forth movement of cilium takes a place. Okay. Now we will talk about a flagella. ठीक है, सीलिया के बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस करा डिटेल में। अब हम बात करेंगे फ्लैजिला के बारे में। तो फ्लैजिला लॉन्ग है, ठीक है, सीलिया शॉर्ट थे, फ्लैजिला लॉन्ग है। ठीक है, सीलिया हेयर लाइक थे और फ्लैजिला जो है वो विप लाइक है। विप होता है चाबुक, तो चाबुक की तरह जो है ये फ्लैजिला चाबुक की तरह होता है। नाउ लोकेशन की अगर हम बात करें तो फ्लैजिला जो है दैट इज लोकेटेड इन द मेमेलियन स्पर्मेटोजोम। मेमेलियन स्पर्मेटोजोम के पास एक फ्लैजिला है। देन नेक्स्ट वी हैव द यूनिसेलुलर एल्गे दैट इज द क्लेमाइडोमोनास। दिस इज क्लेमाइडोमोनास, ये ग्रीन एल्गे है, ठीक है, तो ये भी बायफ्लैजिलेटेड है, इट हैज टू फ्लैजिला। Similarly, the zoospores of the algae, these are the zoospores of Chlamydomonas, they are also biflagellated. Choanocytes of sponges, choanocytes of sponges, sponges जो है वो animal kingdom को belong करते हैं, उनमें एक specialized cell होता है choanocyte which is flagellated.
We have spermatozoa of most animals and lower plants, they are also flagellated. And the main function of flagella is locomotion. जो फ्लैजिला का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है दैट इज लोकोमोशन. सीलिया में हमने देखा कि लोकोमोशन के अलावा भी फंक्शंस थे, बट फ्लैजिला का जो मेन फंक्शन है दैट इज द लोकोमोशन. राइट, नाउ मूविंग ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे बहुत क्वेश्चंस आते हैं. So first of all, cilia and flagella, they are fibrillar, means they are fiber like, the thread like, and they are made up of microtubules. Microtubules पे डिटेल वीडियो मैं कर चुकी हूँ साइटोस्केलेटन वाले टॉपिक में. एंड कैसे माइक्रो डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स कैसे ये फॉर्म होते हैं, इस सब की बात हम पिछले उस लेक्चर में कर चुके हैं. नाउ यहाँ पर जो सीलिया और फ्लैजिला है इनका फंडामेंटल स्ट्रक्चर सेम है. ठीक है. Now both cilia and flagella, they emerge from centriole like structures called basal body. This I have told you. Now अब हम स्टडी करने वाले हैं सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर. बट पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम इसके स्ट्रक्चर को कैसे स्टडी करते हैं. ठीक है, you should have that visualization of how we are studying the structure of the cilia and flagella. तो यहाँ पर हम ट्रांसफर्स सेक्शन ले रहे हैं सीलिया और फ्लैजिला का. ठीक है, सीलिया और फ्लैजिला का ट्रांसफर्स सेक्शन बेसिकली क्या होता है. देखो फॉर एग्जांपल ये एक सिलेंडर है. ठीक है, अगर इस सिलेंडर को मैं इस प्लेन में कट करती हूँ टू हाफ्स में, तो मेरे पास क्या आ गया, ट्रांसफर्स सेक्शन आ गया. आई हैव कट इट ट्रांसवर्सली. ठीक है, और अगर मैं इसको ऊपर से देखूंगी तो मैं इस पोर्शन को देखने में इंटरेस्टेड हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने कुछ ऐसा ही किया है. ये सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर है. सो दिस इज वी आर लुकिंग एट द ट्रांसफर सेक्शन. दिस इज द ट्रांसफर सेक्शन. वी हैव कट दिस सीलिया फ्लैजिला एंड वी आर इंटरेस्टेड इन लुकिंग एट द ट्रांसफर्स सेक्शन. एंड ये आपको अलग एक डायग्राम में ये सेक्शन जो है वो दिखाया गया है. ठीक है, और इस डायग्राम में एक चीज़ और अच्छी दिखाई गई है कि यहाँ पर बेसल बॉडी से जो सीलिया फ्लैजिला अराइज होते हैं, ये बेसल बॉडी भी यहाँ पर दिखाई गई है. दिस इज द स्ट्रक्चर फ्रॉम विच सीलिया एंड फ्लैजिला अराइज. दिस इज ऑल्सो नोन एज काइनेटोसोम. नाउ सीलिया एंड फ्लैजिला का जो स्ट्रक्चर है वो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से स्टडी कर सकते हैं. Right, so this is the electron micrograph of cilia, of the structure of cilia and flagella. Or the cilia and flagella, they are basically covered with the plasma membrane and they have a core known as exoneme in the matrix containing peripheral and two central microtubules. So यहाँ इस डायग्राम से देखो, सीलिया और फ्लैजिला का स्ट्रक्चर बेसिकली कुछ नहीं है. दिस इज अ सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स दैट इज रैप्ड अराउंड इन दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, ये जो रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं रेड कलर के, दीज आर द माइक्रोट्यूब्यूल्स. माइक्रोट्यूब्यूल्स आर दीज रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स. ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, दिस सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, दे आर नथिंग, दे आर जस्ट रैप्ड अराउंड दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये चीज़ आप इस डायग्राम के थ्रू और अच्छी विजुअलाइज कर सकते हो कि यहाँ पर ये देखो, ये पूरे माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं. ठीक है, दीज आर द रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स, एंड देयर इज अ सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन दिस स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला. राइट, एंड दे आर बेसिकली रैप्ड अराउंड दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, एंड एक्सोनीम इज नथिंग बट दिस कोर. ये जो कोर है अंदर का जो स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड द एक्सोनीम विच कंटेन्स द माइक्रोट्यूब्यूल्स. राइट, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ योर एनसीईआरटी. दिस इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर. तो यहाँ पर आपको ट्रांसफर सेक्शन सिर्फ एनसीईआरटी ने दिखाया हुआ है. आई हैव एक्सप्लेन्ड यू हाउ वी हैव ऑब्टेन्ड दिस ट्रांसफर सेक्शन. So we have to study just this. So this core is called the exoneme, which contains the microtubules. अब important ये है कि ये microtubules arranged कैसे होते हैं इसमें. ठीक है, तो ये basically microtubules जो है, they are 9 pairs of doublets. ठीक है, these are the 9 pairs of doublets. This is the first pair, this is the second pair, third, fourth,
5th, 6th, 7th, 8th and 9th. ठीक है, these are arranged in a ring on the outer side. तो आउट पेरीफेरी का मतलब होता है आउटर. सो दीज आर द पेरीफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड दे आर 9 इन नंबर. ठीक है, 9 पेयर्स हैं ये. ठीक है, दे आर डबलेट्स. And there are 2 central microtubules. These are the 2 central microtubules and they are not doublets. They are singlets. ठीक है, ये डबलेट, ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं दे आर द डबलेट्स, बट दी सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स दे आर द सिंगलेट्स. ठीक है, सो इस अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स को हम कहते हैं 9+2 अरेंजमेंट. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. So why we are saying that this is a 9+2 arrangement? Because you can see that there are 9 pair of doublets. ठीक है, ये माइक्रोट्यूब्यूल्स 9 पेयर्स जो हैं दे आर द पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स, दे आर 9 इन नंबर एंड सेंटर में वी हैव 2 microtubules which are singlets. So this is the 9+2 arrangement. तो टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स कितने हो गए? टोटल हो गए 20. टोटल 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए. 9 पेयर्स है ना, तो 9 इंटू 2 18 हो गए आपके पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स. ठीक है, और आपके 2 हो गए सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स. 18 + 2 हो गए आपके 20. सो टोटल 20 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं. नाउ द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स आर कनेक्टेड बाय ब्रिजेस. अब यहाँ पर आप देखो जो सेंट्रल ट्यूब्यूल्स हैं, दीज आर द सेंट्रल ट्यूब्यूल्स, दे आर कनेक्टेड बाय डबल ब्रिजेस. ये डबल ब्रिज है. ठीक है, and these 2 central microtubules are enclosed in this sheet. This is the central sheet, right? और ये जो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं आपके डबलेट्स जो हैं ये भी आपस में कनेक्टेड हैं. अब ये जो डबलेट ट्यूब्यूल है इसमें ये A सब ट्यूब्यूल है और ये B सब ट्यूब्यूल है. सिमिलरली यहाँ पर अगर हम देखें, सो दिस इज द A सब ट्यूब्यूल एंड दिस इज द B सब ट्यूब्यूल. So the A subtubule is connected with the B subtubule of the adjacent doublet with the help of these inter-doublet bridges. Right? So ये 2 adjacent doublets आपस में connected कैसे हैं? एक doublet का A subtubule जो है वो adjacent doublet के B subtubule से connected होता है with the help of this inter-doublet bridge. Right? और ये जो A सबट्यूब्यूल है यहाँ से रेडियल स्पोक्स अराइज होते हैं. दीज आर द रेडियल स्पोक्स. दे बेसिकली कनेक्ट द पेरिफेरल डबलेट्स विद दिस सेंट्रल शीट. ठीक है, तो ये रेडियल स्पोक जो है इन पेरिफेरल डबलेट्स को कनेक्ट करता है विद दिस सेंट्रल शीट एंड दिस रेडियल स्पोक अराइजेस फ्रॉम द ए सबट्यूब्यूल. राइट, इसके अलावा पेरिफेरल डबलेट्स आर आल्सो इंटरकनेक्टेड बाय लिंकर्स. राइट, सो लिंकर्स और द इंटर डबलेट ब्रिजेस एज आई टोल्ड यू. इसके अलावा ये जो आपका ए माइक्रोट्यूब्यूल है दिस आल्सो हैज आर्म्स. ठीक है, टुवर्ड्स द आउटर एंड द इनर साइड. दिस इज द आउटर साइड. आउटर और इनर साइड पर इसके पास ए सबट्यूब्यूल के पास आर्म्स होते हैं. ठीक है, so this is the diagrammatic representation of internal structure of both cilia and flagella. cilia flagella का structure बिल्कुल सेम है. अब ये जो डबलेट्स है यहाँ पर इनमें मैंने आपको बताया कि A और B सबट्यूब्यूल्स हैं. अब इन A और B सबट्यूब्यूल्स में क्या डिफरेंस है? राइट, सो दिस इज द A सबट्यूब्यूल एंड दिस इज द B सबट्यूब्यूल. इनमें डिफरेंस है. बेसिकली जो आपका ये डबलेट माइक्रोट्यूब्यूल है इसमें ए सबट्यूब्यूल्स के पास 13 प्रोटोफिलामेंट्स हैं. अगर आपको माइक्रोट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर याद हो पिछले वीडियो से तो मैंने आपको बताया था कि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं दे आर बेसिकली मेड बाय जॉइनिंग द प्रोटोफिलामेंट्स इन अ सिलेंड्रिकल मैनर. ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके ये 13 प्रोटोफिलामेंट्स हैं तो यहाँ पर आपके पास ये 13 प्रोटोफिलामेंट्स हैं. दिस इज द फर्स्ट प्रोटोफिलामेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड दिस कंसिस्ट ऑफ 13 प्रोटोफिलामेंट्स. दिस ए सबट्यूब्यूल एंड बी सबट्यूब्यूल दिस इज इनकम्प्लीट. इसमें 13 प्रोटोफिलामेंट्स नहीं होते हैं, इसमें 10 प्रोटोफिलामेंट्स होते हैं. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10.
So this is incomplete, and this whole A subtubule is a complete subtubule. So basically अभी तक हम क्या क्या बात कर चुके हैं. We have talked about the 9+2 arrangement of microtubules. ठीक है, 9+2 arrangement होता है cilia और flagella में. 9 जो है they are the peripheral microtubules. They are the peripheral microtubules. And 2 are the central microtubules. 2 are the central microtubules. ठीक है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं दे आर डबलेट्स, दे आर डबलेट्स, एंड सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स आर सिंगलेट्स. ठीक है, पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं उसमें 2 सबट्यूब्यूल्स हैं ए एंड बी, वेयर ए इज कंप्लीट and it consists of 13 protofilaments. ठीक है, whereas B is actually incomplete. B अगर आप यहाँ पर देखो ये C shape का है, this is C shaped. So incomplete and C shaped, and it consists of 10 protofilaments. Right? And whereas if we talk about the central microtubules, C1 and C2 are the 2 central microtubules. C represents central, and these 2 central microtubules, they are singlets. So they are made up of 13 protofilaments. ठीक है, ये जो सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, सिंगलेट्स हैं सेंटर में, ये 13 प्रोटोफिलामेंट्स ही होंगे इनमें. अब अगर हम बात कर लें इनकी प्रोटीन कॉम्पोजिशन के बारे में कि किन किन प्रोटीन्स के बने हुए हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड अदर स्ट्रक्चर्स. सो दीज माइक्रोट्यूब्यूल्स, the microtubules, they are made up of tubulin protein. They are made up of tubulin protein. ठीक है, both central and the peripheral microtubules, they are made up of tubulin protein. Whereas जो आपके interdoublet bridges हैं, interdoublet bridges जो कनेक्ट करते हैं पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स को, है ना, यहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि A कनेक्टेड होता है B के साथ, तो इसको हम AB लिंकर भी बोलते हैं, AB लिंकर्स. ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड नेक्सिन. दे आर प्रोटीन नेक्सिन के बने हुए होते हैं ये. एंड द आर्म्स, दे आर मेड अप ऑफ डाइनिन प्रोटीन. ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड डाइनिन. ये जो आर्म्स आपको दिख रही है यहाँ पे, ये these arms are made up of dynein protein. It's a very important protein. It's a motor protein जो help करता है movement में cilia और flagella की, because it has ATPase activity होती है. ठीक है, ATPase activity होती है इसकी, मतलब कि ATP का hydrolysis जब होता है, ATP का hydrolysis into ADP plus inorganic phosphate, तो energy release होती है. ठीक है, and that energy is basically used to move cilia and flagella. ठीक है, so now अब हम differences डिस्कस कर लेते हैं फटाफट. cilia और flagella के बीच में differences क्या क्या हैं. तो differences जो हैं वो होंगे साइज के बेसिस पे. साइज जो है cilia का स्मॉलर है, अप टू 5 to 10 माइक्रोमीटर्स, एंड flagella का साइज लार्जर है, अप टू 150 माइक्रोमीटर्स. लोकेशन की अगर हम बात करें तो सीलिया थ्रू आउट द सरफेस ऑफ द सेल होते हैं, जैसे हमने पैरामीशियम में देखा, थ्रू आउट द सरफेस प्रेजेंट थे सीलिया. जबकि फ्लैजिला जो हैं दे बेसिकली अकर एट वन एंड. ठीक है, नंबर की अगर हम बात करें तो नंबर हंड्रेड्स में है पर सेल. एक सेल में हंड्रेड्स ऑफ सीलिया होते हैं, वेयरएज फ्लैजिला के नंबर की अगर हम बात करें तो इट इज फ्यूअर देन सीलिया और लेस देन 10 पर सेल. बीटिंग की अगर हम बात करें तो सीलिया जो है दे बीट इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, साथ में बीट करते हैं सीलिया. जबकि फ्लैजिला जो है दे बीट इंडिपेंडेंटली. अगर एक सेल में एक से ज़्यादा फ्लैजिला भी हैं तो ये फ्लैजिला जो है इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, जबकि सीलिया दे मूव इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, रोविंग मूवमेंट होती है इनकी.
राइट. सो मूवमेंट इज इन अ कोऑर्डिनेटेड रिदमिक मैनर. स्वीपिंग या रोइंग मूवमेंट होती है सीलिया की, वेयरएज फ्लैजिला की मूवमेंट अनड्यूलेटरी मूवमेंट और whiplash मूवमेंट होती है, वेव लाइक मूवमेंट होती है फ्लैजिला की. Cilia is found in eukaryotic cells and flagella they are found in both eukaryotic and prokaryotic cell. बट जो हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर डिस्कस करा था सीलिया और फ्लैजिला का, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सीलिया एंड फ्लैजिला. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला ओवर हियर. फंक्शन जो है सीलिया का, दैट इज लोकोमोशन, फीडिंग एंड सेंसरी रोल, वेयर एज फ्लैजिला मेन रोल इज इन लोकोमोशन. राइट. नाउ प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला का अगर हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला जो है इट डिफर्स फ्रॉम यूकैरियोटिक फ्लैजिला. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोटिक फ्लैजिला एंड प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला. So structurally, eukaryotic and prokaryotic flagella are different. Prokaryotic flagella जो है that is smaller in size and narrower, whereas eukaryotic flagella it is larger in size and thicker. Prokaryotic flagella is made up of flagellin protein. Very 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 important. Prokaryotic flagella flagellin protein का बना होता है, जबकि यूकैरियोटिक फ्लैजिला ट्यूब्यूलिन प्रोटीन का बना हुआ होता है. अभी हमने डिस्कस करा. और फ्लैजिलिन ये प्रोकैरियोटिक सेल का जब हमने टॉपिक डिस्कस करा था तो मैंने आपको वहाँ पर बताया था कि प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला इज मेड अप ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन. प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला की रोटेटरी मूवमेंट होती है, इट रोटेट्स क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जबकि यूकैरियोटिक फ्लैजिला की बेंडिंग बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होती है. ठीक है. प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला इज प्रोटॉन ड्रिवन. जो मूवमेंट है फ्लैजिला की, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला की, दैट इज ड्रिवन बाय प्रोटॉन्स. ठीक है. जबकि यूकैरियोटिक फ्लैजिला अभी मैंने आपको बताया कि एटीपी ड्रिवन होता है. एनर्जी इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी टू फॉर द मोटिलिटी ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला. अब इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि प्रोकैरियोटिक फ्लैजिलम की रोटेटरी मूवमेंट है. ठीक है. इट रोटेट्स, it can rotate anti-clockwise or it can rotate clockwise also, whereas eukaryotic flagellum की back and forth movement है. So it basically goes back and forth. ठीक है, like a wave. So eukaryotic flagellum and prokaryotic flagellum की movement में difference है. So this is all about cilia and flagella. I hope you were able to understand everything. If you like this video, then do give it a like, share and subscribe to Supporting Learners, and just stay motivated.